तो रुक जाना एक सेकंड। हुआ क्या था कि फिर से पिछले बार की तरह ही ये ऑटो स्टॉप शायद बंद कर देना चाहिए मुझे। ठीक है, ऑटो स्टॉप बंद हो गया। अब शायद ठीक से आएगा। रुक जा एक सेकंड गाड़ी। ठीक, एक सेकंड। क्या है, खोलना। ठीक से आ रहा है, आवाज आवाज ठीक है। अब सुनो एक चीज, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इस तरह का इंटरप्शन जब भी होता है या फिर कब सेशन स्टार्ट होने वाला है और सेशन किस टाइम पे स्टार्ट होगा, मतलब 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, वो वहाँ पे अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो ताकि तुम अपडेटेड रहो। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैंने पढ़ा चुका था, फिर से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो लाइव इंटरप्ट होने के कारण। चलो आओ देखा जाए, मेरे ख्याल से इस बार इंटरप्ट ना हो। सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, अब पहले से हटा लिया जाए, जो जो पढ़ाया था अभी गायब हो जाए। पता नहीं क्यों अपने आप बीच में बंद हो जाता है, भगवान जाने। अब शायद ठीक हो। ओपन विजेट, यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग। क्यों भाई, क्यों नहीं इनफ मिल पा रहा तुमको? ठीक है, आवाज आवाज ठीक है ना? चलो स्टार्ट किया जाए, मेरा शक्ल थोड़ा खराब आएगा बस, आवाज लेकिन ठीक आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या था, ध्यान दोगे तो जेड लिमिटेड इंपोर्ट किया था गुड्स, कितने का? 20 लाख का। ठीक है, $20 लाख। उसको पेमेंट करना था 90 दिन में, समझ गए? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आओ समझा जाए। सर एक इंपोर्टर था, सर एक एक्सपोर्टर होगा जिसने एक्सपोर्ट किया होगा, अब सर ये जो इंपोर्टर है, ये ऑब्वियस सा बात है, इसको सर पे करना है जो भी सामान इंपोर्ट किया होगा गुड्स इससे, उसके लिए $20 लाख। कोई दिक्कत? अब ये $20 लाख पे करना है, इसके लिए इस एक्सपोर्टर ने कहा है इसको कि 90 दिन का समय तुम्हें मैं देता हूं पे करने के लिए, समझ गए? तो इसी बड़ा खुश हो गया कि चलो 90 दिन का समय एक्सपोर्टर ने दिया है मुझे, तो मैं आज क्यों पेमेंट करूंगा, 90 दिन बाद पेमेंट करूंगा, तब तक मैं कुछ और करूंगा उस पैसे का, उस रुपये का जो मेरे पास है उसका मैं कुछ और करूंगा। ठीक है, पर इसमें फिर एक चीज कहा, दूसरा कंडीशन क्या बोला कि 90 दिन का समय तो दे रहा हूं, पर इसमें क्रेडिट फ्री पीरियड जो है वो 60 डेज का है। मतलब ये कि 60 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इस 20 लाख पे, लेकिन 60 दिन के जितना भी दिन बाद होगा उस पर फिर मैं 8% पर एनम से इंटरेस्ट लूंगा। आया समझ में? 20 लाख पे 8% पर एनम से इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है,
तो मतलब कहने का सर $20 लाख तो नहीं लेगा वो, नहीं, वो कितना लेगा, निकालो कैलकुलेटर खोलो, उस केस में वो कितना लेगा तुमसे, अगर तुम 90 दिन में पेमेंट करते हो तो उसका कहना है कि उस केस में मैं तुमसे 20 लाख का 8% कितना होता है, 1,60,000, इसको डिवाइड कर दो 360 से, इंटू कर दो 30, तो 13,333। तो मैं तुमसे $20,13,333 लूंगा अगर 90 दिन में पेमेंट किया तुमने तो। क्यों? तो बस 1 महीना का इंटरेस्ट ना, 60 दिन तक तो क्रेडिट फ्री था, मतलब कि 60 दिन तक कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा एक्सपोर्टर। लेकिन अगर 60 दिन के बाद तुमने पेमेंट किया तो एक्सपोर्टर ने कहा है कि मैं चार्ज करूंगा 8% पर एनम से इंटरेस्ट। इसका मतलब उस केस में एक्सपोर्टर को 20 लाख नहीं चाहिए, $20,13,333 चाहिए। अब ये आदमी सोचेगा कि अगर 60 दिन तक टैक्स फ्री है, सॉरी 60 दिन तक इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट फ्री, तो मैं 60वें दिन क्यों ना पेमेंट कर दूं। तो एक ऑप्शन ये दिख रहा है साफ साफ कि 90 दिन में पेमेंट करेगा, और एक ऑप्शन दिख रहा है कि 60वें दिन में पेमेंट कर देगा। तो दिक्कत क्या है, यहाँ जंक्शन है क्वेश्चन में, क्या जंक्शन है कि इसके पास रुपया नहीं है 60वें दिन में, इसके पास रुपया कब अवेलेबल होगा, 90 दिन में अवेलेबल होगा $20 लाख खरीदने के लिए। तो 60वें दिन में ये क्या करेगा, ये जाएगा बैंक के पास और बोलेगा मेरे को रुपया दे दो। बोलेगा बैंक, बोलेगा रुपया क्यों दे दूं, तो बोलेगा मेरे को डॉलर खरीदना है, कितना, तो 20 लाख, क्योंकि अब यही पेमेंट करना है। 60वें दिन में अगर पेमेंट कर दिया तो यही पेमेंट करना है, ये थोड़ी पेमेंट करना है 60वें दिन में, ये तो तब जब 90 दिन में करेंगे। तो उसने कहा ठीक है 20 लाख कोई दिक्कत नहीं, पर ये $20 लाख खरीदने के लिए रुपया मांगने गए बैंक से, जो रुपया बैंक से बोरो करने गए, तो बैंक मेरा क्या लगता है, कुछ नहीं। जब बैंक मेरा कुछ नहीं लगता है, दे रहे हैं अर्षित भाई आपको हम टिप, कुछ देर रुक जाइए। अगर बैंक के लिए, बैंक से पैसा मांगने गए रुपया डॉलर खरीदने के लिए, तो बैंक तो मेरा कुछ लगता नहीं है, तो बैंक बोला ये रुपया लेके जाओगे, उस पर 10% इंटरेस्ट लेंगे। तब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, हमको निकालना यही है कि सर ये जब पेमेंट करेंगे तो रुपया का आउटफ्लो क्या होगा ये खरीदने के लिए, और सर जब ये वाला ऑप्शन फॉलो करेंगे तो रुपया का आउटफ्लो क्या होगा खरीदने के लिए। ये आया समझ में, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस रुपये का आउटफ्लो निकालना है क्या होगा, ठीक है, बस रुपये का आउटफ्लो निकालना है क्या होगा। तो चलिए थोड़ा सा अर्षित भाई का भी क्वेश्चन सवाल जो है उसको डिस्कस कर लिया जाए। उन्होंने पूछा ऑडिट के लिए टिप्स मांगा है, ठीक है। तो देखिए ऑडिट में मैंने क्या पढ़ा था बता देता हूं। मैंने ऑडिट में पढ़ा सिंपली टर्म में बस एक चैप्टर ढंग से, और उसका नाम है प्रोफेशनल इथिक्स। इससे ज्यादा ऑडिट में पढ़ भी नहीं सकता था, ना मेरे को पढ़ने का इच्छा था। दूसरा काम हमने क्या किया, दूसरा काम हमने क्या किया, ये पढ़ लिया अच्छे तरीके से, एक एक क्लाउज वर्ड टू वर्ड याद था मुझे, एक एक क्लाउज वर्ड टू वर्ड सीरीज वाइज याद था, ठीक है। 20-25 मार्क्स का आता है, 20 में 20 सारा सही लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज मैं क्या करता हूं, मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ता, आज तक से नहीं, इंटरमीडिएट से भी यही हाल है मेरा। मैं स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कभी रीड नहीं करता। जब मैं इंटरमीडिएट में था सब लोग कहते थे कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग काहे नहीं पढ़ते हो, मैं कहता हूँ क्या करूं पढ़ के, 20 नंबर का पूछता है, 25 मार्क्स का पूछता है, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। पर मैं एक काम करता था, मैं ऐसे रीड जरूर करता था। रीड क्यों करते थे सर, रीड मैं बार बार करता था, ऐसे को मैं रीड बार बार करता था, कारण एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू बनाने के लिए बस, ताकि मुझे बस एमसीक्यू याद रहे। एमसीक्यू बनाने के लिए मैं ऐसे रीड करता था, ऐसे कभी नहीं रटता था। अब एग्जाम में किसी कारण बस ऐसे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैंने रीड कर रखा था तो मुझे याद रहता था कि ठीक है वहां पर इस तरह कुछ लिखा था, तो मैं कुछ ना कुछ उसमें लिखता था, समझ गए, कुछ ना कुछ जो इच्छा किया लिख देता था। कितना समझ में आया, क्या कि 20-25 मार्क्स यहाँ मुझे मिल ही चुका है मोटा मोटी, और यहाँ पे एमसीक्यू जब मैंने बना ही लिया है सारा सही, मान लेता हूँ 5 गलती हो गया, ठीक है, फिर भी 20 मार्क्स मुझे मिल ही जाएगा। 20 + 20 कितना होता है, 40 नंबर आता है समझ में। बस इतना ही पढ़ के ऑडिट पास होता था। दूसरा काम क्या करता था, कुछ छोटे मोटे चैप्टर जैसे कि एनबीएफसी मैंने पढ़ रखा था, ठीक है, बैंक मैंने नहीं पढ़ा था। चौथा चैप्टर एसडीजी ईएसजी मैंने पढ़ रखा था,
पता था ना इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पर भगवान की कृपा से एसडी ईएसजी में उस पॉइंट से क्वेश्चन आया जो मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने एसडी ईएसजी का वर्ड टू वर्ड पढ़ा था, सारा चीज याद था, एक चीज नहीं पढ़ा था, उससे क्वेश्चन आया था, तो वो लग था, कोई बात नहीं। पर यहां जब 20 और यहां जब 20 मुझे आ गया था और यहां मुझसे गड़बड़ हो गया, लेकिन एनबीएफसी से क्वेश्चन आ गया था तो मैंने वो बना लिया, तो बस पास हो गया। और क्या, इतना ही पढ़ता हूं मैं ऑडिट के अंदर। ऑडिट में पूरा बुक ऐसे रटने का, ये करने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, ऐसे रीड करो। ऐसे रीड किस लिए करो? एमसीक्यू बनाने के लिए। एमसीक्यू अगर बन गया, 20 नंबर एमसीक्यू में आ गया, 20 नंबर ये देगा ही देगा, अगर तुमको क्लाउज याद है तो। क्लाउज कैसे याद करते हैं सर? पहले पढ़ते थे एक शेड्यूल, उसका एक पार्ट। आज शुरुआत के सबसे छोटा वाला से, शेड्यूल 2 से, ठीक है, शेड्यूल 2 के लास्ट पार्ट से स्टार्ट किए और गए, उसका एक आता है टैक्समैन का क्रैकर, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन बैंक। ऐसा ना हो कि मुझे लगेगा कि मैं प्रचार कर रहा हूँ किसी किताब का, तो किसी भी क्वेश्चन बैंक का क्लाउज वाइज, मैंने पार्ट वाइज, क्लाउज वाइज नहीं, पार्ट वाइज क्वेश्चन भी साथ ही साथ देखता था, लिखता कुछ नहीं था, बस देखते रहता था क्या लिख रखा है उसने, ठीक है, और अपने माइंड में फिर उस अपने बस क्वेश्चन देखा, अपने माइंड में आंसर कैसे करता उसको रीड करता था। इस तरह सारा क्लाउज याद हो गया। सारा क्लाउज जहां याद हो गया, 20-25 नंबर कहीं नहीं गया, क्लियर था। एमसीक्यू में 20 नंबर कहीं नहीं गया, क्लियर था, क्योंकि सारा ऐसे का रीड कर रखा था। गलती से नसीब बढ़िया रहा तो कोई ऐसे से क्वेश्चन आ गया जो मुझे याद हो रीड करने के कारण, तो लिख दिया। नहीं याद हो तो हमको आज तक कोई ऐसे याद नहीं है, पर हमको ये याद है कि किस ऐसे का हेडिंग क्या था, उस ऐसे के अंदर क्या था। लिख नहीं सकता उसके बारे में, पर ऐसे ने किस टॉपिक पे बात की थी ये मुझे याद है। तो उसका यूज क्या करते हो सर? उसका यूज पता क्या करते हैं? एक ऐसे है, नाम नहीं, नंबर नहीं याद है उसका, तो मुझे याद है कि ऐसे किस चैप्टर में होगा। उस ऐसे का पार्ट ये था कि अगर आप कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज का क्लाउज डाल दीजिए और काम खत्म करिए, आपका फायदा होगा। तो मैं ज्यादातर ऑडिट के दौरान क्या करता हूँ, जब कुछ स्पेशल केसेस हो तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मेरा वही ऑडिट पेपर इनकम टैक्स ना यूज कर ले, जीएसटी ना यूज कर ले, नहीं समझे? तो मैं वहां पे क्या करता हूँ, क्लियरली रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज का क्लॉज ऐड करता हूँ अपने ऑडिट पेपर में। क्लियरली लिखता हूँ कि मैनेजमेंट के लिए है, क्लियरली सर्टेन डिपार्टमेंट के लिए है जिसने मांगा है ये ऑडिट पेपर। इसके अलावा कोई और भी इसको यूज किया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं लिखता हूँ ये चीज, क्यों? कल को इनकम टैक्स में जमा कराएगा मैं ऑडिट पेपर, कहेगा लो सर ये देखो ऑडिटेड है, जमा मेरे पास है ये। अरे मैंने तुम्हें टेंडर के लिए दिया था ना, टेंडर भरने के लिए दिया था, तुम इनकम टैक्स में कैसे जमा कराया पेपर को? जिम्मेदार थोड़े हूं मैं, नहीं हूं। तो ऐसे पढ़ना जरूरी है, क्यों? अपने आप को बचा कर रखने के लिए, अपने आप को बचा कर रखने के लिए, और आने वाला समय और खतरनाक होने वाला है। तो ऐसे तो रीड करना जरूरी है ताकि पता हो कौन ऐसे क्या कह रहा है, कैसे काम करना है अपने माइंड में। सिर्फ एग्जाम में ऐसे लिखना मुश्किल हो जाता है, मत लिखो ना, क्या दिक्कत है, 20-20-40 हो गया, काम खत्म। ऑडिट में 50 आना मुश्किल होता है, ठीक है, ले आओ तो बहुत बढ़िया है 50। मैं तो यही करता था। बाकी चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अर्षित जी का सवाल जो था वो सॉल्व हो गया होगा मेरे ख्याल से, ये करके जाएगा। प्रोफेशनल एथिक्स कर लीजिएगा अर्षित जी, एसडीजी एसजी ये दोनों चैप्टर कर लीजिएगा, ऐसे रीड करके जाइएगा, आपको 40 के ऊपर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 1.5 महीने के अंदर 40 के 3 आया था मेरे को ऑडिट में, ज्यादा मार्क्स नहीं आया था, और आईपीसीसी में भी ज्यादा मार्क्स नहीं था, शायद 52 या 57 मार्क्स था, ऐसे कुछ याद नहीं। इंटरमीडिएट में ऐसा भी खराब था पेपर, 7 में से 5 एग्जाम थे, ठीक है, 7 पेपर थे मेरे टाइम में, उसमें 5 में मुझे एग्जामेशन थे। ऑडिट और लॉ को छोड़ के बाकी सारा पेपर एग्जाम था, ठीक है। वहां भी मैंने वही ट्रिक फॉलो किया था ऑडिट में, ऐसे पढ़ा ही नहीं था। क्या पढ़ा? कंपनी ऑडिट, ठीक है, ये वो था, उसमें स्पेशल ऑडिट, कहानी खत्म। 2 चैप्टर बस पढ़ के गया था, बाकी एमसीक्यू, 2 चैप्टर एमसीक्यू, यही कहानी ऑडिट का। 2 चैप्टर एमसीक्यू, याद रखना, 2 चैप्टर, 2 मेन चैप्टर एमसीक्यू, पास। अब आप क्वेश्चन पे, सर ये सब निकाल लिए कि 90 दिन बाद पेमेंट करेंगे तो 20,13,333, और 60 दिन बाद पेमेंट करेंगे तो 20 लाख के लिए रुपया बोरो करना पड़ेगा। रुपया है नहीं मेरे पास, अजम्पशन है क्वेश्चन में, रुपया नहीं है मेरे पास 60 दिन बाद। सर ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सर ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हैं? समझो,
रियल लाइफ में इंपोर्टर के पास रुपया रहेगा, ऑब्वियस बात है रुपया रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, सोचेगा इस रुपया को कहीं इन्वेस्ट करते तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट क्या कमाते, तो 10% अगर बैंक पैसा देने पे कमा रहा है तो हम भी 10% कमाते। तो एक ऐसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के जोड़ता है और बोलता है कि अगर आज पैसा दे दे तो हम क्या खोए और कल पैसा दे तो हम क्या खोए, उसी एजम्पशन को यहाँ पुट कर देता है कि बैंक से बोरो करके देगा खाली। आया समझ में? अगर रियल लाइफ में क्या होगा, मेरे पास रुपया रहेगा और उसको आज पैसा दे देंगे, अगर नहीं देते तो आज मेरे पास रुपया रहता आज मेरे पास, तो 30 दिन तक कुछ तो कमाते उस रुपया से। वही सेम चीज को फॉलो करता है बोरोइंग वाला केस में, कि मान लो है नहीं है पैसा तो बोरो करोगे तो 10% इंटरेस्ट लगेगा, बैंक क्या कमाएगा 10%, तो तुम्हारा आउटफ्लो घटा। उसी तरह मान लो रुपया है तुम्हारे पास, तुम उससे 20 लाख खरीद लेते, लेकिन क्योंकि आज 20 लाख खरीद लिए तो 10% कमाते ना पर एनम, तो एक महीना में कुछ तो कमाते 20 लाख लगा करके। हाँ सही बात है रवि जी। टू बीबीए फॉर्मूला, 2 चैप्टर एमसीक्यू, ऑडिट खत्म, ऑडिट खत्म। हाँ वही चीज है, 2 चैप्टर एमसीक्यू, ऑडिट खत्म। ठीक है, समझ गए? तो वही चीज को जंक्शन डाल देता है कि तुम मान लो रुपया है या नहीं है, बोरो करोगे तो 10% उसको देना पड़ेगा बैंक को। तो अब आउटफ्लो क्या हुआ, अगर इसको ये मान लो रुपया है मेरे पास तो रुपया क्या आउटफ्लो होगा और अपॉर्चुनिटी क्या खोए हम, तो 10% कमाते, मतलब 10% साल में कमाते तो एक महीना में क्या कमाते उस रुपया से। वही चीज है, समझ गए? पर यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग कि रुपया है या नहीं है तो बैंक से बोरो करेंगे। अब आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहा था, कुछ नहीं, क्वेश्चन सिंपल टर्म में यही कहा था कि जो क्या कहा था, 20 लाख 90 दिन का समय मिला है, 60 दिन इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, उसके बाद 8% एक्सपोर्टर चार्ज कर लेगा। ठीक है, अगर 60वें दिन ही पेमेंट करना हो तो बैंक से पैसा लेना पड़ेगा, बैंक से पैसा लेंगे तो उसके लिए बैंक 10% चार्ज करेगा, तो उस केस में क्या आउटफ्लो होगा। अब पूछा अगर सप्लायर को 60वां दिन पेमेंट कर दे तो ऑब्वियस सा बात है हमको निकालना पड़ेगा कि 20 लाख डॉलर ही पे करना है 60वां दिन, इसको खरीदने के लिए कितना रुपया लगेगा। तो सर यहाँ पे बेस करेंसी डॉलर है, अगर 60वां दिन में 20 लाख डॉलर खरीदना है तो 57.10 सर दिया हुआ है फॉरवर्ड रेट, तो इंटू 57.10 करेंगे, डॉलर ही बेस करेंसी भी डॉलर है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाख इंटू 57.10 इक्वल्स टू रुपी कितना है यार, 114200, ठीक है, 11420000, ठीक है, इतना रुपया लगेगा, समझ गए? इतना रुपया लगेगा अगर 60वां दिन में पेमेंट करें, पर रुपया मेरे पास है नहीं तो क्या करेंगे, बोरो। मुझे लगता है गलती हो गया यार, रुक जा, तो 20 लाख हो गया, 1 10 100 लाख 10 लाख 20 लाख इंटू 57.10 कितना आता है, हाँ उतना ही आ रहा है। ठीक है, 11 करोड़ 42 लाख, 11 करोड़ 42 लाख। अभी रुपया मेरे पास है नहीं तो इतना रुपया क्या करेंगे, बोरो करेंगे। इतना रुपया सर अगर बोरो करेंगे तो बैंक क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कितना से सर, 10% पर एनम से, कितना दिन के लिए सर, 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए चार्ज करेगा, तो इस अमाउंट में निकाल लो 1 मंथ का इंटू 10% भागे 12, 1 महीना निकल गया। सर इतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कितना चार्ज करेगा, 9,51,607। इसका मतलब टोटल आउटफ्लो कितना होगा, टोटल आउटफ्लो कितना होगा सर, दोनों को जोड़ दीजिए, 90 दिन के बाद टोटल आउटफ्लो कहां तक पहुंच गया, ये तो आज पैसा बोरो करेंगे तो निकालेंगे कैसे, इससे मल्टीप्लाई करके निकाले, इतना पैसा बोरो करना है, ये बोरो किए, अब इसका रिपेमेंट भी तो करना पड़ेगा 90 दिन बाद, तो बैंक को कितना रिपे करना पड़ेगा सर, ये और ये, तो आउटफ्लो क्या हो गया एक तरह से, बताओ, ये प्लस ये कितना हुआ, जोड़ो, 1 क्लियर कर दो, 9,51,667
प्लस 1142, 20 और 2130। ठीक है सर, इतना आउटफ्लो कितना? 11,51,51,607। ये आउटफ्लो होगा। आया समझ में? अब दूसरे केस में क्या होगा? 90 दिन बाद करना है सर। 90 दिन बाद सर पेमेंट ही अलग चीज करना है। मुझे सर 20,13,333 पे करना पड़ेगा। पर उस दिन सर मेरे पास रुपया अपने अवेलेबल हो जाएगा। क्यों? रुपया अवेलेबल हुआ तभी तो बैंक को पे किए होंगे सर 90 दिन बाद, है ना? बैंक को ही पे करना पड़ा होगा, बैंक को ही भी पे करना पड़ा होगा इंटरेस्ट। 90 दिन बाद जब पेमेंट कर रहा है बैंक को, समझ लो क्या 90 दिन बाद पैसा पास अवेलेबल हो गया होगा खरीदने के लिए। तो अब जब पैसा अवेलेबल है 90 दिन बाद खरीदने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे आप? 90 दिन बाद रेट क्या? 9.50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रुपया का आउटफ्लो होगा? निकालिए। 20,13,333 हो गया। सॉरी 20 लाख ज्यादा हो गया यहाँ पे। 20,13,333। यार गलती काहे कर दे रहे हो बात? 20,13,333। ठीक है, इंटू 57.50। होता क्या, जब रिपीटेटिव रेट रहता है ना तो मेरे से थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है लिखने में। ठीक है, तो दिक्कत मत लीजिए उसका। 11,57,66,647। 11,57,66,647। अब आप खुद बताइए किस केस में आउटफ्लो कम है? ऑब्वियस सा बात है इस केस में कम है। तो कौन सा केस बढ़िया है कि आज ही पे कर दे बैंक से बोरो करके, और क्या, कहानी खत्म। आज ही पे कर दे बैंक से बोरो करके, कोई दिक्कत? देखिए अपना आंसर आके चेक करिए। एक में ये आया 60 दिन में, दूसरे में ये आया। कब पेमेंट कर देना चाहिए? वन वेटर है, मतलब 60वें दिन में ही पे कर देना चाहिए। क्या आगे समझ में? तो चलिए, अब सर एक सवाल आया। सर यहाँ पे बीड आस्क रहता तो क्या करते हैं? बीड भी रहता, आस्क रेट भी दिया रहता तो। सर यहाँ पे यही बीड और यही आस्क था। सर बीड और आस्क दोनों नहीं था तो क्या करते? अरे करना क्या था तुमको, पहले ही तो बताओ। सर डॉलर, डॉलर है सर। डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो करना क्या था? सर इंपोर्टर था, उसको बाई करना था। आस्क रेट चाहिए था सर, कहानी खत्म। आस्क रेट लेते हैं, कहानी खत्म। बीड आस्क पे कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर होता, डॉलर बेस करेंसी है, मान लेंगे। डॉलर ही अगर बेस करेंसी होता तो करना क्या था? उसके साथ बाई करना था, आस्क रेट लेते। 6,14,980 रुपया बच गया आपका। सही बात है। हाँ, रवि जी को लग रहा है सारा अंदाज निकाल के भेजेंगे हमको। अच्छा चीज है, भेजते रहिए, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सर यहाँ पे क्या है? सर यहाँ पे कुछ नहीं है, स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है अलग अलग। ये क्या है? सर ये तो रुपया ही होगा, रुपी होगा। और वैसे बात है, डॉलर क्या है? डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है, डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है। सर ये रुपी पर डॉलर दिया हुआ है। हाँ सर, लिखा हुआ तो उल्टा है सर, डॉलर ऊपर में है, रुपी नीचे में है। एग्जाम में ऐसा करता है, इसको आप ट्रिकी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा वहां एग्जाम में कोड देखने टाइम। आपको पता है ना ये चीज की रुपी स्ट्रांग नहीं है, डॉलर स्ट्रांग है। तो जब आंसर, अगर डॉलर स्ट्रांग है, अगर डॉलर स्ट्रांग है तो ये रुपी ही होगा, ऑब्वियस सा बात है। क्यों सर? अगर डॉलर स्ट्रांग नहीं होता, रुपी अगर ऐसे लिख दे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था। नहीं समझे? समझिए, रुपी पर डॉलर लिखा हुआ है 48.30। ठीक है, अगर डॉलर पर रुपी लिखना चाहें तो 1/48.30, तो आंसर क्या हुआ? 0 पॉइंट समथिंग। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी होगा ना, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी होगा, स्ट्रॉन्ग कौन है? डॉलर। हो सकता है अगर रुपी पर येन दिया हुआ हो, तो हमको मालूम है कि येन कमजोर करेंसी है, अगर ये नीचे में है तो आंसर 1 0 से ज्यादा होगा।
इधर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डेसिमल के पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। डेसिमल के पहले जीरो नहीं होगा। क्यों? ये एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। स्ट्रॉन्ग करेंसी कहने का मतलब क्या? उसका वैल्यू ज्यादा है। जब उसका वैल्यू ज्यादा है तो जब उसको डिवाइड करोगे रुपी से, उसको डिवाइड करोगे रुपी से, तो आप इसका आंसर जीरो में आना चाहिए। नहीं समझ रहे हो? बोलो। डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है ना, रुपी कमजोर करेंसी है। डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है, इसका आंसर ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ऐसे ही होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ अगर देखोगे तो लिखा है डॉलर पर रुपी है सर, और वैसा दिखा है डॉलर पर रुपी लिखा है, लेकिन ये नहीं है, वो रुपी पर डॉलर है। डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है। अगर रुपी नीचे होगा ना तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा। कहने का मतलब अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी ऊपर होगा तो हमेशा जो अपना कोट होगा उसके डिसिमल के पहले जीरो होगा, उसके डिसिमल के पहले जीरो होगा। सर ये स्ट्रॉन्ग कमजोर कैसे मानेंगे? सबसे स्ट्रॉन्ग इसको मानते हैं, पाउंड को। ठीक है, फिर डॉलर है, यूरो है, फिर रुपी है, और फिर येन है। डॉलर यूरो में झगड़ा है तो वहां पे जब दिया होता है कोड तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं सही कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का कोड कब देगा? जब वो वर्ड में लिखेगा। ध्यान रखना, देखो तीनों केस में वर्ड में लिखा है। जब भी वो इस तरह से लिखेगा ना कोड, किस तरह से, सिंबल के फॉर्म में, तो सही ही कोड लिखेगा। लेकिन जब भी इस तरह से डिजिट के फॉर्म में लिखेगा, मैंने वर्ड के फॉर्म में लिखेगा, तो ध्यान रखना है उस चीज। क्या ध्यान रखना है? कि उल्टा भी हो सकता है। जैसे यहां पे उल्टा था, ऐसे इसको देखो, ये पाउंड है, ये रुपी है। सर पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी है रुपी से, तो सर अगर पाउंड ऊपर मान ले तो जीरो से डिसिमल के पहले जीरो होना चाहिए था। क्या जीरो है? नहीं, 77 है सर। इसका मतलब ये भी उल्टा है। सर ये पाउंड है और ये डॉलर है। ये पाउंड है सर, ये डॉलर है। पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी है डॉलर से, पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर से, ध्यान रखना, पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी है। सर अगर पाउंड ऊपर होता तो इसका फिर आंसर जीरो होना चाहिए था। जीरो डिसिमल के पहले क्या होना चाहिए था? जीरो। क्या डिसिमल पहले जीरो है? नहीं है। इसका आंसर ये वाला कोड भी उल्टा है दिया हुआ, डॉलर पर पाउंड दिया हुआ है। समझ गए? अब हुआ क्या, एक आर्बिट्रेगर है, ठीक है, आर्बिट्राज करता है वो। अब इसलिए आर्बिट्राज क्या होता है? वो आर्बिट्राज एक मेथड है, समझ गए? उस मेथड का यूज करके आर्बिट्रूगर, ये जो आदमी होता है, आर्बिट्रूगर कोई नहीं, एक आदमी होता है। ठीक है, वो आदमी कौन होता है सर? वो आदमी ऐसा इंसान होता है जो कहता है बिना अपना पैसा लगाए मार्केट से प्रॉफिट कमाऊंगा, बिना अपना पैसा लगाए मार्केट से प्रॉफिट कमाऊंगा, बिना अपना पैसा लगाए। आया समझ में? खैर इस केस में आर्बिट्री के पास पहले से पैसा था, डॉलर 1 करोड़। ठीक है, लेकिन आर्बिट्री का जो रियल लाइफ में होता है वो कैसा होता है? वो बोलता है बिना पैसा लगाए पैसा कमाएंगे। कैसे? एक जगह से बाई करेंगे, एक जगह को सेल कर देंगे, बाई करेंगे सस्ता में, सेल कर देंगे महंगा में, ऐसे कमाएंगे पैसा। नहीं समझे? एक जगह से बाई करेगा और एक जगह सेल कर देगा। बाई करेगा सस्ता, बाई करेगा सस्ता और सेल कर देगा महंगा, कमा लेगा इस बीच में। या फिर एक जगह से सेल करेंगे, दूसरी जगह से बाई कर लेंगे। उल्टा भी कर सकता है, सेल करेगा महंगा और खरीद लेगा सस्ता। तो सेल कैसे करेगा? उस केस में उसके पास अपना पैसा होगा, ठीक है, तो सेल करेगा, अपना होगा। इस वाले केस में अपना अवेलेबल होगा, वही वाला केस है ये। उसके पास पहले से यूएसडी 1 करोड़ पड़ा हुआ है, समझ गए? तो ये वाला केस भी हो सकता है, जहां सेल कर देगा महंगा, फिर जाके अपने आप को स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय कर लेगा सस्ता। सर ये पॉसिबल है? हाँ, ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, लेकिन इंसानी क्षमता से बाहर है। इंसानी क्षमता से बाहर है, ध्यान रखना। इंसान के बस का चीज नहीं है ये करना। इसके लिए सर कंप्यूटर आता है, एक से एक कंप्यूटर है, बहुत तेज दिमाग वाला कंप्यूटर है सब, वो सब करता है ये काम। बिना अपना पैसा लगाए पैसा बनाता है, बिना अपना पैसा लगाए क्या करता है? पैसा बनाता है। समझ गए? वही है आर्बिट्रूगर, उसी को कहा गया आर्बिट्रूगर, जो अपना बिना पैसा लगाए पैसा बना। पर इस केस में उसके पास 1 करोड़ था, ठीक है। अब वो क्या करेगा? कुछ नहीं, 1 करोड़ को बेचेगा और वापस लास्ट जाते 1 करोड़ को खरीदेगा। तो समझो उसके पास कितना है? यूएसडी 1 करोड़ है। सर वो क्या करेगा? 1 करोड़ को पहले डॉलर को बेच करके रुपया ले ले, जो भी एक्सेस अमाउंट है,
फिर उस रुपया के एक्सेस अमाउंट को जा करके क्या करेगा, लंदन मार्केट में जाके फिर बेच देगा और वहां से क्या कमा लेगा, पाउंड ले लेगा एक्सेस मार्केट में, एक्सेस अमाउंट जो भी अमाउंट आया, फिर उस पाउंड के एक्सेस अमाउंट को जाके वापस बेच देगा और जाके क्या ले लेगा, डॉलर ले लेगा। है समझ में, यही काम करता है। और यहां से यहां तक आने में हो सकता है ये 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कि 1 करोड़ से कम भी हो जाए, ध्यान रखना, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सर कम होने पे क्या करेंगे, अगर ज्यादा हो गया तो ये जो क्या कहते हैं उसको, अरे अमित शाह जी क्या बोले थे, क्रोनोलॉजी, ठीक है, तो ये जो क्रोनोलॉजी है अगर ज्यादा आया तो सही है, क्योंकि अगर इसका उल्टा चलोगे तो फिर कम आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कम आया तो फिर हमको उल्टा चलना है, ये चीज क्या करेंगे, डॉलर जाके बेच देंगे और जाकर क्या ले लेंगे, पाउंड, समझ में आया, फिर पाउंड जाके बेच देंगे और जाके क्या ले लेंगे, रुपया, और फिर रुपया जाके बेच देंगे और फिर क्या ले लेंगे हम लोग, डॉलर। अब ये हो सकता है ये वाला क्रोनोलॉजी सही हो, या हो सकता है कि ये वाला क्रोनोलॉजी सही हो, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, दोनों चीज फॉलो कर सकता है, दोनों चीज फॉलो कर सकता है। दो केस में क्या होगा, एक केस में कम आएगा, एक केस में मतलब एक केस में गेन हो सकता है और एक केस में क्या होगा, लॉस होगा, ध्यान रखना। लॉस कैसे होगा सर, डॉलर 1 करोड़ लास्टली कन्वर्ट होकर कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा 1 करोड़ से, कैसे सर, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, आइए चलिए। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, इसके पास कितना था सर, 1 करोड़ डॉलर था, रुपी पर डॉलर से, डॉलर ही बेस करेंसी है, सर यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर मेरे पास था डॉलर 1 करोड़, ठीक है, सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 48.30 से, सर ये रुपी है, नीचे क्या है 1 डॉलर, सर ये कट जाएगा तो रुपया बचेगा, कितना रुपया हो गया निकालिए, सर दिख रहा है हम लोग कैसे भी 48 करोड़ 30 लाख हो जाएगा। अब ये रुपया 48 करोड़ 30 लाख लेकर के लंदन में जाएगा, और लंदन में जाएगा नहीं, मतलब समझने के लिए लंदन में जाएगा, लंदन में गया, ऐसे लंदन लिखा हुआ, लंदन में जाएगा। अब सर उसके पास क्या है, रुपया है, लेकिन सर बेस करेंसी पाउंड है, तो अब डिवाइड होगा ना, अब डिवाइड होगा ना, हाँ सर डिवाइड होगा, तो मल्टीप्लाई काहे कर रहे हो, डिवाइड कर दो, डिवाइड होगा 77.52 से, 77.52 से डिवाइड करो 48 करोड़ 30,00,123, ठीक है, डिवाइड बाई 77.52, सर ये तो सर पाउंड हो गया 62,30,650, पाउंड 62,30,650, राउंडिंग कर लिया हमने, ठीक है। अब सर ये पाउंड लेके आएगा 62 करोड़ 30 लाख, नरेशन लिख लेना अपने से, ठीक है, सेल डॉलर इन इंडिया एट द रेट 48.30, तो रुपी रिसीव कितना हुआ, सेल रुपी इन लंदन एट द रेट रुपी 77.52 पर पाउंड, तो पाउंड कितना आ गया, सेल पाउंड, ठीक है, एट द रेट जो भी रेट है, डॉलर कितना आ जाएगा। सर यहाँ पे सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारा बेस करेंसी क्या है, पाउंड है, सर मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6231, सर ये क्या है डॉलर, ये क्या है पाउंड, सर पाउंड कट जाएगा, बचेगा क्या 1.6231 डॉलर, सर कितना डॉलर हुआ, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए इसमें 1.6231 से 1.6231 कितना आ गया, सर ये तो सर 1 करोड़ सॉरी 10 करोड़, क्या आ गया है, लिख लेते हैं हम लोग अपने अथी में 1-01-12-968, 1,01,12,968, सर हम लोग को 1,12,968 रुपए का फायदा हो गया, मैंने राउंडिंग के साथ नहीं किया था आंसर, इसलिए कुछ और आया,
राउंडिंग कर दोगे आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। 62 30 650 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 1.6231 को तो आंसर कुछ और आएगा, समझ गए। देख लो 62,30,650 इंटू 1.6231। सर इस केस में तो आंसर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 968 आ रहा है सर, इतना ही गेन होगा, गण दीजिए 1,12,968। अब इसका जरा उल्टा चलो, तो उल्टा चलो, सबसे पहले क्या करेंगे सर, डॉलर 1 करोड़ बेचेंगे और पाउंड लेंगे। सर पाउंड लेना है, 1 करोड़ डॉलर बेच रहे हैं सर, पाउंड लेना है तो ऑब्वियस सा बात है डिवाइड करेंगे, क्योंकि पाउंड तो बेस, डॉलर तो बेस करेंसी था नहीं, पाउंड है सर, डिवाइड कर देंगे। 1.6231 था ना, कितना था, हाँ 1.6231, तो कितना डॉलर बन जाएगा और कितना पाउंड बन जाएगा ये बताइए, निकालिए। वन, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, डिवाइड बाई 1.6231। सर ये बन गया 61,61,050, ठीक है, 61,61,050 पाउंड। अब इस पाउंड को जाके बेचेंगे सर, रुपया ले लेंगे, 61,61,050। अब उस केस में मेरा पाउंड ही बेस करेंसी था कि नहीं, तभी मल्टीप्लाई हो जाएगा 27.52 से और हमको रुपया मिल जाएगा, कितना रुपया मिलेगा, मल्टीप्लाई इसी मल्टीप्लाई कर दीजिए 27.52 से, सर रुपया मिल जाएगा 4 करोड़ 77 लाख, सॉरी 47 करोड़ 26 लाख 4,583 रुपया, ठीक है। अब इसको वापस कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, तो सर डॉलर वहां बेस करेंसी क्या था, डॉलर था, तब क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा ना, तो 47,76,04,583 डिवाइड करिए, कितना से डिवाइड करिएगा बताइए, कितना था दिया हुआ, मच्छर बहुत है यार, 48.30। तो देखिए जैसे ही डिवाइड करिएगा 48.30 से 1 करोड़ से कम गया, 98,88,193 आ गया, 98,88,293 डॉलर, देख रहे हैं, तो लॉस हुआ ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक साइड से चलिएगा तो गेन होगा, एक साइड से लॉस होगा, अब वो कौन सा साइड होगा कैसे पता करें एग्जाम में, ऐसे करे बैठ करके पूरा यार सॉल्व करे, हो सकता है सीधा वाला चले, सीधा वाला में लॉस आ जाता, तो यहाँ तो खैर गेन आया, यहीं पे रुक जाएंगे, ये सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मालूम है दूसरा वाला में लॉस आएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे करेंगे, समय है कि पहले ऐसे चले, हो सकता है ऐसे वाले में लॉस हो जाए और ऐसे वाले में गेन हो, क्या करें तो सर, तो वहां पे हम लोग क्रॉस करेंसी रेट का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे देखिए, ये सर क्या दिया हुआ है, रुपी पर डॉलर, रुपी पर पाउंड, डॉलर पर पाउंड, यहाँ पे सर रेट निकालते हैं हम, काची का रेट निकाल रहे हैं, बताइए कैसे निकाले, एग्जाम में इजी हो। सर अभी आपने क्या किया था, 48.30 मल्टीप्लाई किया था पहले वाले केस में, 77.52 से डिवाइड किया था और उसके बाद सर आपने फिर से मल्टीप्लाई किया था, याद है, इस केस में कितना निकल के आएगा बताइए, सर 48.30 से मल्टीप्लाई किया था सर, मल्टीप्लाई किया था 1.6231 और फिर सर डिवाइड किया था 75.52 से, तो क्या निकल के आया 1.0381, ठीक है 1.0381, कोई दिक्कत। दूसरे वाले में चल के देखते हैं जरा क्या होता है, उस केस में सर हमने ये किया था, सर हमने डिवाइड किया था 1.6231 से, हमने डिवाइड 48.30 से,
और मल्टीप्लाई किया 77.52 से, तो लिख लेते हैं 77.52 से। सर डिवाइड किया था 1.6231 से, और सर 48.30 से। अब देखिए आंसर क्या आता है। $27.52 डिवाइड बाई 1.6231 डिवाइड बाई 48.30। सर इस केस में ऑब्वियस है, देखिए 0.9888 आंसर आ गया ना, दिख रहा है 0.9888293। यही से क्लियर हो गया सर, ये कमने वाला है, 0 पॉइंट समथिंग में चला गया, और वो सर 1 पॉइंट समथिंग आंसर दिया था। वो क्या दिया था? 1 पॉइंट समथिंग आंसर दिया था, 1.0381 आंसर दिया था। ठीक है, इससे वो सर पता चल रहा है कि इस केस में जा क्या रहा है, कुछ हो नहीं रहा वो, वही सिंपल है, ये मैथ है, मैथ है। हमने उससे सब करेंसी बाहर निकाल दिया, और किया क्या था खुद से सोचो। डॉलर था, आगे क्या करते हम लोग, डॉलर क्या करते, पहले बेचते, डॉलर ही बेस करेंसी था, ये सर पहला वाला कैसे मल्टीप्लाई होता। फिर सर ये पाउंड बेस करेंसी था, रुपी नहीं था, डिवाइड होता, तो हमने वही तो किया, डिवाइड कर दिया, और फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे वाले केस में उल्टा था, सर ये डिवाइड होता, ये मल्टीप्लाई होता, और ये डिवाइड होता। ये वाला केस बन गया ना, इसका उल्टा ये बनेगा, काम खत्म। अपने आप तुमको पता चल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। जिस केस में भी आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, उसका मतलब बढ़ जाएगा 1 करोड़, बढ़ेगा ना 1 करोड़, नहीं समझे। 48.30 डिवाइड बाई 77.52 मल्टीप्लाई बाई 1.6231। देखो यहाँ थोड़ा गलती हो गया था, ये 75 लिख लिया था मैंने, देखो एग्जैक्ट आ गया, कितना बढ़ेगा नहीं मिल गया है। इसको खाली मल्टीप्लाई कर दो ना 1 करोड़ से, तुम्हारा आंसर है, मल्टीप्लाई कर दो 1 करोड़ से, देखो 1 करोड़ हो गया ना, ज्यादा हो गया, वो काटना पड़ेगा। देखो आंसर नहीं आया, आ गया ना, 1,22,268 रुपया गेन। क्या समझे, सीधा आंसर यहीं पे था। जैसे मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने दिमाग में फिगर बनाया कि पहले मेरे पास डॉलर है, उसको जाएंगे बेचने, डॉलर ही बेस करेंसी है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। फिर आ गया मेरे पास रुपया, रुपया जाएंगे फिर बेचने, तो रुपया तो ऊपर है तो पाउंड डिवाइड हो जाएगा। फिर जाएंगे बेचने, क्या पाउंड, पाउंड डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला वाला बन गया, दूसरा वाला इसको उलट दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, निकल जाएगा। जैसे ही आंसर 1 से ज्यादा आया, समझ जाओ तुम्हारा आंसर वही निकल गया है, आंसर इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकल चुका है मेरा, समझे। आंसर इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकल चुका था मेरा। 1.0112968 आया था, इंटू करते 1 करोड़, आंसर अपने आप आया था सर 1,12,60 रुपया गेन होगा पहला वाला केस में। कितना इजी है, आया समझ में, कितना गेन होगा। अच्छा थैंक यू, वेलकम हेल, ठीक है, इनका नाम हेल है, वेलकम हेल, ठीक है। तो 1,12,968 रुपया ही निकल गया था, इसी में गेन होने वाला है सीधा। अब बोलो सर यहाँ बिड आस्क था तो क्या करते, कुछ नहीं करते, डॉलर ही बेस करेंसी होता, डॉलर क्या करते हैं हम लोग, सेल करना था, तो बेस करेंसी सेल क्या कहते हैं, बिड रेट लेते हैं। फिर नीचे आते हैं, मान लो यहाँ ये होता बिड, इधर आस्क दिया होता, फिर आगे तो मेरे पास अब क्या हो गया, मेरे पास रुपया हो गया था, रुपया ही बेस करेंसी होता, रुपया करना क्या था, सेल, तो रुपया बेस करेंसी सेल, फिर बिड रेट। अब मेरे पास पाउंड आ गया, अब मेरे पास क्या आ गया, पाउंड आ गया, अगर पाउंड ही बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल, बिड रेट, कहानी खत्म, बिड रेट ही यूज होगा। आया ना अपने आप आंसर, कुछ करना पड़ा, हमने बस अज्यूम किया कि यहाँ बिड आस्क दोनों दिया होता, ठीक है। अब फिर कुछ नहीं किया, वही फ्लो फॉलो किया। अगर मेरे पास डॉलर बेस करेंसी होता, डॉलर था मेरे पास, डॉलर ही बेस करेंसी होता, डॉलर ही बेस करेंसी एजम्पशन है, डॉलर ही बेस करेंसी होता, तो बेस करेंसी सेल करना हो तो बिड रेट लेते। अब मेरे पास रुपया आ गया, रुपया ही बेस करेंसी होता, तो बेस करेंसी सेल, बेस करेंसी सेल, बिड रेट लेते। लेकिन अब ध्यान दोगे यहाँ पे क्या होता, सॉरी यहाँ पे गलती किया था मैं, ये नहीं लेंगे, रुपया ही बेस करेंसी होता है, बिड रेट, तो रुपया बेस करेंसी नहीं था, नहीं ना था, पाउंड था, तो आस्क रेट लेते हैं यहाँ पे, फिर आस्क रेट लेते हैं।
यहाँ पे आस्क लेते, यहाँ पे तो डॉलर ही बेस था तो बिड लेते। अब मेरे पास क्या आ गया, पाउंड आ गया, तो पाउंड बेस करेंसी होता तो पाउंड करना क्या, सेल था, तो बेस करेंसी सेल बिड रेट, अब उस केस में ये लेते, तो 48.30 आस्क रेट लेते और फिर बिड लेते, ऐसे बनता। अब फिर इसी को उलट देते उस वाले केस में, इसको ऊपर फिर उल्टा देखो, डॉलर बेचना था, डॉलर अगर बेस करेंसी होता, डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट, अब बेस डॉलर था नहीं, डॉलर बेस करेंसी था नहीं, तो क्या लेते, आस्क। अब मेरे पास क्या आ गया, पाउंड, पाउंड अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल, बेस करेंसी सेल बिड रेट, देखो उलट गया, नहीं समझे, समझो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में अगर आ गया ना तो कंफ्यूज आ जाओगे, फेल करना बड़ा इजी है आईसीआई को, हल्का सा पेपर है, फेल करने का परिभाषा जानना है ना, कुछ नहीं, जाके नवंबर 23 का पेपर देख लो, एएफएम का बना के देख लो, नवंबर 23 का एएफएम का पेपर बना के देख लो, फेल करने का इच्छा हो ना आईसीआई को, तो कैसा पेपर सेट करता है नवंबर 23 का जाकर देख लो, नवंबर 23 का सीए फाइनल का एएफएम का पेपर जाकर देख लो, कैसा क्वेश्चन देता है वो, अगर फेल करना चाह ले तो मजा आ जाएगा देख करके, समझे, समझो। अगर सर बीड आस्क दोनों दिया होता तो क्या करते, तो मेरे पास पहले क्या डॉलर था, डॉलर सेल करना था, डॉलर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट लेते सर, बिड रेट लेते, ठीक है। अब वो क्या बन गया, डॉलर ही बेस करेंसी था तो बिड रेट ले लिए होते, ठीक है। फिर से मेरे पास रुपया था, रुपया अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल, फिर रुपया सेल करना था, रुपया बन गया था, तो अब क्या लेते सर, फिर बिड रेट, दो ठो भी सर, फिर बिड रेट लेते, पर सर रुपया बेस करेंसी नहीं है तो बिड नहीं आस्क लेना पड़ता। अब मेरे पास पाउंड आ गया, सर पाउंड अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट, क्योंकि सर पाउंड ही बेस करेंसी तो बिड लेते। अब इसी का उल्टा चलो, डॉलर सर बेचने जाते, डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट, लेकिन दूसरा कोट में देखोगे डॉलर बेस करेंसी नहीं था, उल्टा वाले में पाउंड था बेस करेंसी, पाउंड था बेस करेंसी, तो क्या हो जाता, आस्क, देख रहे हो, तो यहां बिड लिया था, अब यहां आस्क ले रहा है। फिर चलो, चलो आगे, सर रुपया अगर, अब क्या मेरे पास आ गया पाउंड, सर पाउंड अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट, क्या सर पाउंड ही बेस करेंसी नहीं है ना, पाउंड ही है ना, तो बिड ही लेते। फिर चलो, फिर चले सर मेरे पास अब रुपया आ गया, रुपया अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड नहीं, अब आस्क लेंगे, ये रुपया बेस करेंसी नहीं डॉलर था। अब सर डिवाइड हुआ कि मल्टीप्लाई, ये तो डिपेंड करता है कि वो बेस करेंसी सेम है कि नहीं, जैसे यह इस वाले केस में जब भी उलटना हो ना, जब भी ये उल्टा हो, ये वाला केस यहाँ पे डिवाइड होता है, ये सेकंड स्टेप है टू बी फॉर्मूला का, टू बी फॉर्मूला का सेकंड स्टेप ध्यान रखना, कभी अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना, जब भी ये उलट गया अपने टू बी अपने पॉइंट से, टू बी जैसे अपने पॉइंट से उल्टा है, इसका मतलब बेस करेंसी सेम नहीं है, जब बेस करेंसी सेम नहीं है तो डिवाइड ना होगा, आया समझ में, यहाँ पे डिवाइड होगा और इन सारे केस में मल्टीप्लाई होगा, अपने आप मिल गया सर, ये दोनों मल्टीप्लाई और सॉरी ये डिवाइड और सर ये मल्टीप्लाई, तो जो भी कोट है ये दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, तो ऊपर सर एगो बिड होगा, नीचे दो ठो आस्क होगा, मल्टीप्लाई बन गया। यहाँ पे सर यहाँ नहीं उल्टा था, तो ये देखो ये वाला मल्टीप्लाई होगा और ऊपर ये वाला दो ठो मल्टीप्लाई होगा और नीचे डिवाइड सर ये वाला खाली आस्क होगा, ठीक है, तो दो ठो बिड मल्टीप्लाई होगा और एगो आस्क डिवाइड होगा, नहीं समझे। जब भी टू बी अपने पॉइंट से उलट जाए, जब भी टू बी अपने पॉइंट से उलट जाए, कहने का मतलब जब रुपया बेस करेंसी होता, बेस करेंसी सेल बिड रेट, जैसे ही ये उलट गया कि नहीं रुपया बेस करेंसी नहीं है तो सर आस्क रेट लिए, जैसे ही उल्टा, इसका मतलब क्या है कि सर बेस करेंसी सेम नहीं है, और जब भी बेस करेंसी सेम नहीं डिवाइड करते हैं, तो ये टू बी फॉर्मूला का नेक्स्ट स्टेप है, जहां तुमको ये भी नहीं सोचना पड़ता है ना कि सेम करेंसी है कि नहीं, जाकर सर डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, टू बी ही बता देता है, टू बी सीधा बोलता है, जैसे मैं अपने पॉइंट से हिलूंगा समझ जाना कि डिवाइड होने वाला केस है, मल्टीप्लाई वाला केस नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा टाइम कैसे बचाओगे, ऐसे ही बना के बचाओगे, अगर बिड आज साथ में दे दे तो टाइम कैसे बचाओगे, ऐसे बनाओगे। अब तुमको पता है कि दो ठो कोट मल्टीप्लाई करना है बिड रेट और एगो कोट आस्क रेट डिवाइड करना है, उसका आंसर अगर 1 से ज्यादा आ गया तो इसी को यूज करना है, अगर उसका आंसर 1 से कम आ गया
तो फिर इसको निकालना है। और इसमें क्या करना था, दो ठो आस्क डिवाइड था, एक बिड मल्टीप्लाई था। उल्टा कब था, दो बार उल्टा था ये अपने पॉइंट से, जैसे ही उल्टा तो समझ गए डिवाइड होगा। अगर इसका आंसर 1 से ज्यादा आ गया सर ये वाला सही होगा, अगर इसका आंसर ज्यादा आ गया 1 से तो यही रुक जाना है, ये काम करना ही क्यों है। इसका आंसर अगर 0 से आ गया, 0 पॉइंट समथिंग आ गया, तब इस कोड पे जाना भी नहीं है, फिर सॉल्व ही कर लेना। इसको कहला बनाओगे, सॉल्व ही कर लेना, फिर तो पता है कि उल्टा जाना है हमको, सीधा नहीं आना है। समझ गए, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आता है, एमसीक्यू में आ जाए, बताओ क्या करोगे, यही ट्रिक यूज करना है। बिड आस्क दोनों दे दे, क्या करोगे। बाप रे कितना खून पी गया मेरा, रुको यार एक सेकंड, बड़ा मच्छर काट रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कुछ सेकंड रुक जाओ, गला सूख गया, पानी पी के आते हैं। तब तक के लिए मिनट हेलो, ठीक है, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कुछ नहीं, बोला यूएस डॉलर सेल हो रहा है ₹55.50 पर डॉलर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 6 महीना बोरिंग का इंडिया में है 10% पर एनम, पर एनम है लिखा 6 महीना है, 10% पर एनम, और यूएस डॉलर में क्या है 4% पर एनम। ये क्वेश्चन तो आईआरपी का काफी इजी है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी का क्वेश्चन है, समझ गए। डू यू एक्सपेक्ट दैट यूएस डॉलर विल बी एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो बिना सोचे समझे भी कर सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट छोटा है वो प्रीमियम पे ही होगा। अगर बात किया डॉलर का तो डॉलर प्रीमियम पे ही होगा, क्यों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट छोटा है, समझ गए, कोई दिक्कत। यस वी एक्सपेक्ट दैट यूएस डॉलर विल बी एट प्रीमियम। अच्छा देखो आंसर देखना भूल गया ना, पिछला वाला क्या आंसर था उसका, देख लो तो, या मैच है एकदम, कोई दिक्कत। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, ये बता दूं मैं तुम लोगों को, थोड़ा उसके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा,
बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना। थोड़ा राइटिंग खराब है, ज़्यादातर मैं लिखने में अपना मेरा कॉपी देख लोगे तो और रो दोगे, इतना बुरी तरह लिखता हूँ। ठीक है, चलो आओ यहाँ पे। तो जिसका इंटरेस्ट रेट छोटा है वो प्रीमियम पे है। आंसर क्या लिखेंगे सर? कुछ नहीं, देखो क्या वो लाइन लिखा हुआ खाली। The yield are expected to quoted at premium in India as the interest rate is higher in India. इंटरेस्ट रेट किसका हायर है? इंडिया का हायर है, तो डॉलर क्या होगा? प्रीमियम पे ही होगा। क्यों सर? अरे मैथमेटिकल फॉर्मूला के कारण। और क्यों सर? कैसे? फॉर्मूला क्या था बाबू? स्पॉट रेट। मल्टीप्लाई बाय इसका अपना इंटरेस्ट। बताए थे क्यों, तो बता ही चुके हैं क्या कारण था। इंडिया का इंटरेस्ट और ये डॉलर का इंटरेस्ट। अब तुम खुद सोचो, ये अगर इंटरेस्ट रेट 1.12 कर दे, 12% कर दे, यूएस का 12% कर दे एग्जाम्पल के तौर पे, बड़ा नंबर से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो आंसर कम भी ना करेगा। नहीं समझे? 1.10 डिवाइड बाय 1.12 आंसर क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा ही हो जाएगा ना आंसर, कम जाएगा ना पॉइंट से। लेकिन अगर ये 1.04 है तो खुद सोचो ना, 1.10 को 1.04 से डिवाइड करोगे, अब मल्टीप्लाई करोगे 55.50 से, तो ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि ऊपर का आंसर 1 से माने कि 0 ज्यादा होगा। डिसिमल के पहले 0 ज्यादा आएगा चाहे जो है। ठीक है, यही एक कारण है, मैथ और कुछ नहीं। इंटरेस्ट रेट लो है इसलिए ज्यादा रहेगा, नहीं, मैथ है। कौची मैथ है? यही मैथ है कि ये जो इसको इसको हटा दे यहां से, भूल जाए, तो ये है सर फॉर्मूला बचा हुआ। 1.10 को डिवाइड करेंगे 1.12 से, ऑब्वियस सा बात है सर ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्पॉट से, तो आंसरवा छोटे ना हो जाएगा, डिस्काउंटे ना हो जाएगा, प्रीमियम थोड़े होगा। उसी को 1.1 डिवाइड करें 1.04 से, तो आंसरवा बड़े ना हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड रेट बड़ा ना हो जाएगा। समझ गए? छोटा ही जाएगा आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और आप तो सीए बन गए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होगा। हाँ, छोटा ही हो जाएगा, इसलिए छोटा हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? खैर, थैंक यू कि आपको आपको भी अब अच्छा लग रहा है, सीए बनने के बाद भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो क्या इससे बुरा, इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए। ठीक है, आया समझ में? क्यों बोलता है कि जब इंटरेस्ट रेट छोटा है उसका, समझ गए, उस केस में वो प्रीमियम पे होगा। कोई दिक्कत? अब बोला 6 महीना का फॉरवर्ड रेट बताओ, तो इंटरेस्ट तो पर एनम है ना, वो क्या कहते हैं हम, ये जो इंटरेस्ट पर वो क्या है? कुछ नहीं, बोलता है $1 को मल्टीप्लाई कर दो उसके इंटरेस्ट से, तो 6 महीना का बात किया ना, तो $1 का 6 महीना का रेट कहेंगे सर, तो 1 प्लस 0.04/2। और सिर्फ 55 रुपया 50 पैसा रुपया था, इसको अगर इन्वेस्ट कर दे इंडिया में सर 10% बोला था, तो 0.10/2। जो भी आंसर आएगा निकाल के उसको डिवाइड करेंगे, वही तो फॉर्मूला आरपी है। क्या आरपी क्या है? यही चीज है कि पैसा अगर इंडिया में लगाया 55.50 तो कितना हो जाएगा 6 महीना में, लगाए $1 अमेरिका में तो कितना हो जाएगा, कितना निकालो। तो सर ये तो सिंपल है कि $1.02 हो जाएगा 6 महीना बाद। और ये सर 55.50 से निकाल लेते हैं सर एक सेकंड के लिए, तो 1.05 हुआ सर, 0.8 डिवाइड किए तो, इंटू किए सर 55.50, तो ये सर हो जाएगा 58.275, ये सर 58.275 हो जाएगा। तो $1 का वैल्यू क्या होगा, रुपये पर डॉलर निकालना है, मैंने $1 का वैल्यू क्या होगा, तो 58.275 डिवाइड बाई 1.02 आ जाएगा। समझ गए? तो ये तो अपना समझने के लिए मैथ, लेकिन अगर बात करें एग्जाम में क्या करना है, तो फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? कुछ नहीं करोगे फॉर्मूला में। ठीक है, सर्वा छोटा ही हो जाएगा। अब अपना तो यार बिहार से है तो भाषा में क्या कर सकते हैं,
तो सर्वा छोटा ही हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए सिद्धार्थ जी हम कुछ नहीं कर सकते, अपना भाषा से हमेशा हमें प्यार है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को समझ में ज्यादा जरूरी है। स्पॉट रेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, ऊपर कौन सा होगा, जो करेंसी ऊपर होगा उसका ऊपर में होगा 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, यही फॉर्मूला था। हमको मालूम है इंटरेस्ट रेट इन इंडिया होगा ऊपर में, इंटरेस्ट रेट इन यूएसए होगा नीचे में। और काय कि 6 महीना का बात किया, इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 2, ठीक है, या इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्पॉट रेट कितना था 55.50, ऊपर कितना था 10%, तो 1 प्लस 0.10 बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.04 बाई 2, तो फॉरवर्ड रेट कितना आएगा सर, फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 55, अभी निकाले थे हम लोग, कितना आया था ऊपर 58.275 डिवाइड बाई 1.02, देखिए कितना आया सर, ये आएगा ₹57.1324, ठीक है, ₹57.13, यही रुक जाते हैं हम लोग, ठीक है, पर डॉलर। अब उसका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि प्रीमियम पे के डिस्काउंट पे, किसके लिए, डॉलर के लिए। तो बेस करेंसी के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, F माइनस एस बाई एस। तो F माइनस एस बाई एस कितना होगा, तो 57.13 माइनस 55.50 डिवाइड बाई 55.50, जो भी इधर होगा, अगर वही न्यूमरेटर के लिए पूछता तो होता S माइनस एफ बाई एफ, जो इधर होता वही नीचे आता है, ध्यान रखना। तो ये तो सर निकल जाएगा मेरा 6 महीना का, एनुलाइज क्या होगा, एनुलाइज क्या होगा तो वो भी निकाल लेंगे, रुक जाइए पहले ये तो निकाल ले। 57.13 माइनस 55.50 डिवाइड बाई 55.50 इंटू 100 भी कर ही लीजिए सर, 10 हुआ इंटू, एक बार 10 और मल्टीप्लाई करिए, 2.93%, ठीक है, या 94%, ये तो सर 6 महीना का, इसको डबल कर दीजिए, या फिर ये कहिए 2.94 डिवाइड बाई 6 इंटू 12, तो डिवाइड बाई 6 इंटू 12 कितना है 5.8738%, कोई दिक्कत, 5.8738%, देख लीजिए 5.87%, काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ऊपर कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा समझ में आ गया, जो करेंसी ऊपर में उसका इंटरेस्ट रेट ऊपर में, जो नीचे में नीचे में, एग्जाम के लिए। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या था बताया तुमको, रुपया 6 महीना में कितना हो जाएगा, डॉलर इन्वेस्ट करेंगे कितना हो जाएगा, तो $1 कितना हो जाएगा 6 महीना बाद, वही फॉर्मूला है आरपी का। और फॉर्मूला क्या है आरपी का, आरपी का कोई फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है, उसी को बस डाल दिया फॉर्मूला, बोल दिया आरपी थ्योरम, कुछ आरपी थ्योरम नहीं है। सिंपल टर्म में यही है कि रुपये इन्वेस्ट करो 6 महीने के लिए तो कितना बन जाएगा 55.50 पैसा, और $1 इन्वेस्ट करो 6 महीने के लिए तो कितना हो जाएगा, और उसके बाद निकाल लो कि ज्यादा ऑब्वियसली $1.02 हो गया, तो रुपया कितना पर डॉलर क्या होगा, पर डॉलर क्या होगा, तो डिवाइड कर दो, ठीक है, जो भी आया था 1.02 से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, प्रोबेबिलिटी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी दिए हुए है, इसको जोड़ोगे 100 के बराबर होगा, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जितना जोड़ोगे 100 के बराबर होगा, परसेंटेज में ले आओगे तब, ये पॉइंट में, ये क्या है 15%, ये क्या है 20%, ये क्या है 25%, ये क्या है 20%, ये क्या है 20%, तो 20 20 30 60, 60 प्लस 25 85 प्लस 15 100%, काम खत्म। बोला क्या कि इसको लग रहा है ये डॉलर पर पाउंड है, कैसे सर, वन में आंसर है, पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी है, पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ध्यान है ना, पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी है। अगर पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी है और वो नीचे है, इसका मतलब आंसर डॉलर पर पाउंड ही सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं होता और ये ऊपर लिखा, ऐसे ही लिखा होता पर जीरो में दिया होता, 0 पॉइंट समथिंग लिखा होता, तो हम समझ जाते कि पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो पाउंड को तो ऊपर होना चाहिए, क्यों, कि जीरो में आंसर दिया है, कमजोर करेंसी नीचे होगा तभी जीरो में दिया है, आया समझ में, ये तो ठीक है।
हुआ क्या, इसको लग रहा है कि इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब एस्टिमेट कर रहा है। अब एस्टिमेट में तो कुछ भी हो सकता है, उसको लगता है कि इतना भी हो सकता है, इतना भी, इतना भी, इतना भी, इतना भी, इतना भी। अब उसको इतना होने का कितना चांस लगता है, तो 15%। इतना होने का कितना चांस लगता है, 20%। इतना होने का 25%, इतना होने का 20%, इतना होने का 0.20%, मैंने 20%। तो बताओ क्या उसको कितना होगा स्पॉट रेट, कुछ नहीं। सिंपल, ये तो इससे इजी तो मैथ ही नहीं हो सकता। 1.60 होना कितना परसेंट लग रहा है, 0.15%, मैंने 15%, 0.15, 0.24 हो गया। ठीक है, छोड़ना, आंसर देख लेते हैं इसका। 0.24 हो गया। 1.70 होने का 0.20 मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 हो गया। 1.80 का 25% मल्टीप्लाई करेंगे 0.40। 1.90 का 20% मल्टीप्लाई करेंगे 0.38। 2 होने का 20% तो 0.40। 1.81, 1.81 सर, 1.81 होगा क्या, डॉलर पर पाउंड। लेकिन इफ अ मार्च 2009 द 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, ध्यान रखना, ये ये जो एस्टिमेशन है कब किया था, स्पॉट रेट का। इसको लगता था कि स्पॉट रेट ये हो सकता है कितना, 1.81 हो जाएगा। कब, सितंबर में। ठीक है, सितंबर में इतना हो जाएगा। तो आज वो खड़ा तो मार्च ही में है ना, वो लगाया अंदाजा कि सितंबर में स्पॉट ये हो जाएगा। अब क्योंकि उसको क्या होने वाला है, अगर मार्च 2009 में अंदाजा लगाया, उस दिन 6 महीने का फॉरवर्ड रेट ये दिया हुआ था। सवाल वही है कि फॉरवर्ड कवर क्यों करे वो, फॉरवर्ड कवर क्यों लेगा वो, इसी कारण से ना कि उसको लग रहा है कि 1.81 हो जाएगा। अब फर्म को करना क्या है, शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड इट्स पाउंड रिसीवेबल, उसको पाउंड मिलने वाला है, पाउंड रिसीव होने वाला है। अगर किसी को पाउंड रिसीव होने वाला है तो क्या करेगा, पाउंड को उसका काम का है ये नहीं है, उसका करेंसी पाउंड होगा नहीं, क्वेश्चन में उसका करेंसी पाउंड होगा नहीं, कोई और करेंसी होगा। तो क्या करेगा, उसको सेल करेगा। जब उसको सेल करेगा, जब उसको सेल करेगा तो ऑब्वियस बात है फॉरवर्ड करना चाहेगा, भाई पैसा उस दिन आएगा, सेल करना है। तो आज हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, क्या एस्टिमेट लगा रहे हैं कि डॉलर 1.81 पर पाउंड हो जाएगा। मिलने वाला क्या है, पाउंड। तो अगर 6 मंथ फॉरवर्ड कर लिया तो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ। मान लो, अब एज्यूम कर लो कि उसको 10,000 पाउंड मिलने वाला था, 10,000 पाउंड मिलने वाला था, एज्यूम कर लो। सर पाउंड ही बेस करेंसी है अपने कोर्ट में, मेरे हिसाब से ये रेट होगा 1.81, मेरे हिसाब से, क्योंकि फॉरवर्ड हमको 1.80 दे रहा है। अरे तो इससे मल्टीप्लाई ना करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ना। अगर फॉरवर्ड कर लिया नुकसान हो जाएगा ना, नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 1.80 पे फॉरवर्ड कर ले तो उसको एक डॉलर, सॉरी 0.1 डॉलर, एक नहीं 0.1 डॉलर, $0.01, 0.1 बोल रहा हूँ, $0.01 पर पाउंड नुकसान हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या करे, फॉरवर्ड करे कि ना करे, बताइए। ना करे, जो अच्छा है। पाउंड रिसीव होने वाला, अपने पाउंड उसको देना है तो ना करे। क्या लिखा हुआ है, if the 6 month forward rate is 1.80, the expected profit of firm can be maximized retaining its pound receivable। रिटेन करने से ही फायदा है, फॉरवर्ड करने से फायदा नहीं है, समझ में आया। रिटेन करने से ही फायदा है, फॉरवर्ड करने से फायदा नहीं है। खुद सोचिए ना, आपको पाउंड 10,000 रिसीव होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर बाई करना होता तो फॉरवर्ड अच्छा था, बाई करना होता 1000 पाउंड तो फॉरवर्ड अच्छा था, सस्ता में बाई हो जाता। अब सोचिए, अगर आप फॉरवर्ड कवर कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डॉलर 1.80 पर पाउंड, पाउंड कट जाएगा, डॉलर बचेगा, मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होगा। अगर हम फॉरवर्ड कर लेंगे तो 18,000 पाउंड पे फिक्स हो जाएंगे, सॉरी डॉलर पे। लेकिन हमको लग रहा है कि 1.81 होगा, तो उस केस में हमको $18,100 मिलेगा। तो अच्छा है ना कि फॉरवर्ड ना करे, अपने एस्टिमेट के हिसाब से, मेरे एस्टिमेट के हिसाब से फॉरवर्ड नहीं करने में फायदा है। तो वही चीज लिखा है, बाय रिटेनिंग इट पाउंड, बाय नॉट डूइंग द फॉरवर्ड, अपना पाउंड रिटेन कर लेगा, आराम से बैठा रहेगा। और उस दिन जब आएगा, मैंने सितंबर 2009 जब पाउंड मिलेगा उसको, वो अपना उस रेट से ही बेच देगा। समझ में आया, वही चीज वो कर रहा है, और क्या कर रहा है, कुछ नहीं।
अब ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा तुमको, पर लेट्स ट्राई। और आज के लिए लग रहा है यहीं रोक लिया जाए, काहे कि काफी समय हो चुका है मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुकना। अच्छा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 12:30 बचा है। सर ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक इंपोर्टर है, ठीक है, वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया बैंक के साथ 3 सितंबर को। कितना है? सिंगापुर डॉलर, एसडीडी सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर 5 लाख काची करने के लिए। एन इम्पोर्टर कस्टमर ऑफ योर बैंक, कहानी खत्म। इम्पोर्टर है ना यार, बाय करने के लिए किया होगा, यही सब पता चल गया। एन इम्पोर्टर कस्टमर ऑफ योर बैंक, मतलब तुम्हारे बैंक का, विश किया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बैंक से सेल करने के लिए। बैंक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सेल करने के लिए, और एक कस्टमर क्या कर रहा है? बाई। उससे ही मतलब हमको ना, कस्टमर क्या कर रहा है? बाई। टू बी डिलीवर ऑन 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को डिलीवरी होना है, ठीक है। द स्पॉट रेट ऑन 3 सितंबर ये है, समझ गए। तो सॉफ्ट पॉइंटर ये दिया हुआ है, सॉफ्ट पॉइंट। सर करना क्या है? कुछ नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये कोड कौन सा है? ये सर रुपी पर डॉलर है, दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये ऑफिस में रुपी पर डॉलर है। ये क्या है? ये क्या है? ये भी सर उल्टा करना पड़ेगा हमें। उल्टा नहीं करना पड़ेगा, रुक जाओ। कोट बड़ा अलग तरह से लिख दिया है, उल्टा सीधा कोट लिखा है ये इस बार। ठीक है, उसको तो बाई करना है, अलग चीज है। कोड थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है। सिंगापुर डॉलर कमजोर करेंसी है, तो अब थोड़ा डॉलर नीचे होगा यहाँ पे, और सिंगापुर डॉलर ऊपर होगा, ठीक है, कि 1 में। ये तो रुपी पर डॉलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये स्वैप सब कैसा है सर? ये स्वैप भी उल्टा हो जाएगा। रुपी पर डॉलर है, और ये क्या है? सिंगापुर डॉलर प्लस बाई यूएस डॉलर। ये यूएस डॉलर है, ठीक है, ये सिंगापुर डॉलर है। कोई दिक्कत? बन गया, तो प्रॉब्लम। सबसे पहले कोट सही कर लिया हमने समझने के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। उल्टा सीधा कोट लिखा रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। उल्टा कब लिखता है? जब भी वो वर्ड का यूज करेगा तभी उल्टा लिखता है, ठीक है। सीधा भी लिखा हो सकता है, इसे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना है। सीधा भी लिखा हो सकता है, क्या समझे? सीधा भी लिखा हो सकता है, समझ गया? सीधा भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत? सर अब तो कोट उट सही हो गया, अब आए अपने क्वेश्चन। करना क्या था हमको? करना सर कुछ नहीं है, फॉरवर्ड रेट निकालना है। फॉरवर्ड रेट निकालना है, किस लिए? ये इसको सिंगापुर डॉलर 5 लाख कब पे करना है? 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को। आज क्या है? सितंबर है सर, आज सितंबर है सर। और इसको 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को 5 लाख सिंगापुर डॉलर, 5 लाख सिंगापुर डॉलर बाई करना है। इसको 5 लाख सिंगापुर डॉलर बाई करना है। सर अगर इसको सिंगापुर डॉलर बाई करना है, तो अगर सिंगापुर डॉलर बेस करेंसी होता, अगर सिंगापुर डॉलर बेस करेंसी होता, तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट चाहिए। तो हम सर बनाएंगे कोड। कौन सा कोड बनाएंगे सर? आस्क, आस्क रुपी पर सिंगापुर डॉलर। सर इससे हमको पता चल रहा है एक चीज कि सर ऊपर में तो रुपया होगा, नीचे में पता नहीं क्या होगा। दूसरे वाले में सर आस्क, ऊपर पता नहीं क्या होगा सर, पर नीचे सिंगापुर डॉलर होगा, होगा ना। कॉमन करेंसी क्या है सर? दिख, अभी तो देखा हमने डॉलर है, लिख देंगे। अब क्या रुपी पर डॉलर अवेलेबल है? सर हाँ, रुपी पर डॉलर ही अवेलेबल है अपने पास। क्या डॉलर पर सिंगापुर डॉलर अवेलेबल है? नहीं सर, उल्टा अवेलेबल है। ये उलट जाएगा सर, एक होगा आस्क रुपी पर डॉलर इनटू 1 बाई बिड सिंगापुर डॉलर बाई यूएसडी डॉलर, माने यूएस डॉलर, ठीक है। अब बन गया अपना कोड। अब सर ये चाहिए कब का? 30 अक्टूबर का ना। बैंक को रेट कोड करना है, बैंक को क्या करना है?
बैंक को रेट कोट करना है, किसको? तुमको कोट करना है। तुमको बैंक बताना चाह रहा है कि फॉरवर्ड रेट क्या होगा। तुम बैंक के पास गया, तुम बैंक को बोला हमको $5 लाख बाय करना है। कब? 30 अक्टूबर को। आज नहीं, 30 अक्टूबर को। जब 30 अक्टूबर को बाय करना है तो बैंक क्या कहेगा? बैंक क्या कहेगा? बैंक बोलेगा लो स्पॉट रेट। बोलोगे स्पॉट रेट? हाँ, ये रहा स्पॉट रेट। सर स्पॉट रेट क्या करें हम? बोलेगा ये रहा स्वैप पॉइंट, जो करना कर लो। ये रहा स्पॉट रेट, ये रहा स्वैप पॉइंट, जो करना कर लो। बोलो क्या करें इस काम? सर आपको स्पॉट बता दिए, थी बता दी, क्या करें हम? कुछ नहीं करो, बनाओ अपना कोट। सर कोट कैसे बने? हमको ₹8 चाहिए। कब का सर? 30 अक्टूबर का चाहिए। सर हमको बीट चाहिए, ये कब का? कब का सर? 30 अक्टूबर का चाहिए। बोला बना लो ना। तो कैसे बनाए? तो बनाओ, देखो कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा। क्या चाहिए समझ में आ गया? तो बनाना है खाली। अब मेरे पास अवेलेबल क्या है? तो जब बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हमको एक तो चाहिए सर, आस्क रुपी पर डॉलर किस दिन का? किस दिन का? 30 अक्टूबर का। 30 अक्टूबर का। तो क्या करेंगे? जाएंगे सर, ये रहा सर आस्क आज का, स्पॉट आज का सर। आस्क रुपी पर डॉलर कितना है बताइए? 49.3800। देखा कितना इजी हो गया है। क्या यूज करना है पता है हम लोग? कितना महीना का फॉरवर्ड है सर? अक्टूबर में करना है ना। ये रहा अक्टूबर का। स्वैप पॉइंट कितना है सर? 1300। अभी क्या है सर? ये लो है ना, ये हाई है, दिख रहा है सर। तो जैसे ये हाई बोल दिया, लो हाई, सर ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर देते हैं। ऐड स्वैप पॉइंट। टॉप पॉइंट कितना ऐड करेंगे सर? ऐड करेंगे, अब ये 1300 है सर, बट 1300 ऐड थोड़े हुआ सर। डिसमिल कितना? 1 2 3 4, तो यहाँ भी सर 1 2 3 4, पर 1300 ऐड डिवाइड बाई करेंगे 10,000, तो ये सर ऐसे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, डिवाइड करिएगा कितना से? 1300 का डिवाइड करिएगा सर। 1300 को डिवाइड करेंगे कितना से? 1 2 3 4 शून्य से करिए, कितना आएगा? चार है ना? आ गया? कोई दिक्कत? सर जोड़ दीजिए। ये क्या आएगा सर? इंटर बैंक रेट आएगा। कस्टमर के लिए नहीं आया है क्योंकि एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है। अगर एक्सचेंज मार्जिन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर काहे कि एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है तो ये इंटर बैंक आएगा। तो इंटर बैंक आएगा सर, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं 49.38 प्लस 0.13 इक्वल्स टू ₹49.51 पर डॉलर। ये इंटर बैंक रेट कब का है? अक्टूबर 30 का। पहुंच गए हम लोग अक्टूबर 30 तक, कोई दिक्कत? अब क्या करें सर? अब हमको क्वेश्चन में एक मार्जिन दिया, उसका बाद में बात करते हैं। बस सर इंटर बैंक दूसरा भी निकाल लीजिए अक्टूबर 30 का। तो वहां पे कौन सा कोड यूज करने का थे? दूसरा वाला कौन था? बिड। आपने पढ़ना कौन था? बिड। बिड था ना? बिड क्या है? 1.7058। तो लिखिए। स्पॉट क्या है? 1.7058। किसका स्पॉट? बिड काची था वो? सिंगापुर डॉलर बाई यूएस डॉलर। ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे स्वैप पॉइंट। कितना महीना का ऐड करें स्वैप पॉइंट? देखिए कौन महीना था? 3 सितंबर, अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर का लास्ट था, तो 2 महीना हुआ ना। 2 महीना हुआ ना। स्वैप यहाँ पे है 9697। सर ये भी लो हाई है, ये लो है, ये हाई है। जब भी लो है सर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे 96 है ना, कितना जीरो है? 4 गो है ना, तो 96 डिवाइड बाई 4 से करेंगे सर तो 0.0096 आएगा। आया समझ में? 0.0096। ध्यान रखिएगा, ये चार्ट है ना 1 के बाद, ये वाला 96, समझ गए? तो 100.0.0096। कोई दिक्कत? तो अब सर इंटर बैंक रेट बन जाएगा ही।
इंटर बैंक रेट कब का बन जाएगा? 30 अक्टूबर का। कितना बन जाएगा? जोड़िए, जोड़ना ही है, लो हाई था, यही हाई लो तो माइनस हो जाता। ठीक है, तो 1.7058 प्लस 0.0096, 1.7154, 1.7154, ये क्या है सर? सिंगापुर डॉलर पर यूएस डॉलर। ठीक है सर, दोनों अपना जो फॉर्मूला वाला कोड था वो मिल गया हमको, आस्क भी और बिड भी। अब कुछ करना है, डिवाइड कर देते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन में मार्जिन भी था, पर मार्जिन का लिखने का तरीका अलग था। 5 पैसा, 5 पैसा। जब भी ऐसा मार्जिन लिखे ना, इसका मतलब ये बस जिस भी करेंसी में रुपी कहीं भी रहे, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, खाली उसमें जुड़ेगा मार्जिन, इसमें नहीं। इसमें कोई भी रुपया नहीं है तो यहां मार्जिन नहीं जुड़ेगा। समझ गए? मार्जिन किस में जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा, रुपया वाला में। कोई दिक्कत? अगर ये मार्जिन बोलता 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, तो उस केस में हम क्या करते पता है? पहले आस्क बाय बिड कर लेते, जो अपना फॉर्मूला बनाए थे वो निकाल लेते, उसके बाद मार्जिन जोड़ते, तो भी आंसर सेम आता। क्यों? क्योंकि आस्क प्लस मार्जिन, बिड माइनस मार्जिन, आंसर सेम आता। नहीं ना आता? आया समझ में? बताया था ना, ऐसे नहीं जोड़ना कभी भी, ऐसे मत जोड़ना सर कि पहले कर लेते हैं फिर जोड़ेंगे मार्जिन। नहीं नहीं नहीं, कोड के साथ ही। आस्क में क्या कहते हैं? ए फॉर आस्क, ए फॉर ऐड, उसमें मार्जिन ऐड होता है। अब बीड वाले में मार्जिन माइनस होता है। तो अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी देखो तो आस्क प्लस मार्जिन कोट होगा, बीड माइनस मार्जिन। ये फॉर्मूला में थोड़े कर सकते हैं आस्क बाय बीड। हाँ, लेकिन यही चीज मल्टीप्लीकेशन में रहता ना, तो हम कर सकते थे। अगर आस्क इंटू आस्क रहता तो आस्क इंटू मार्जिन, ठीक है, और ये आस्क इंटू मार्जिन, तो आस्क मार्जिन निकाल लेते बाहर, आस्क इंटू आस्क, तो पहले आस्क इंटू आस्क कर लेते फिर मार्जिन अपना ऐड कर देते। ठीक है, आस्क प्लस मार्जिन, आस्क प्लस मार्जिन, मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेकिन गलती हो गया, आस्क प्लस मार्जिन। या फिर बिड बिड रहता, बिड प्लस बिड माइनस मार्जिन, बिड माइनस मार्जिन। अगर मल्टीप्लीकेशन रहता ना तो हम लास्ट में भी मार्जिन घटा और जोड़ सकते थे। समझ गए? मैंने फॉर्मूला पहले कर लेते अपना सॉल्व, उसके बाद मार्जिन जोड़ या घटा सकते थे उसके हिसाब से। कब? अगर ये आस्क इंटू आस्क रहता है या बिड इंटू बिड, तब तो मैथ के हिसाब से भी फॉर्मूला समझ में आ रहा है सर, आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? 1 1 -3, ठीक है, इंटू 1 -4, 1 नहीं सॉरी, कैसे समझाओ मैथ का फॉर्मूला? मार्जिन छोड़ दो यार, समझ लो। सर रुको, इस पे नहीं समझोगे, यहां समझो। अगर सर हम आस्क इंटू आस्क निकालते तो कोई दिक्कत नहीं था, या बिड इंटू बिड निकालते तब कोई दिक्कत नहीं था, मार्जिन हम बाद में जोड़ सकते थे। क्यों? सर फॉर्मूला क्या बनता? आस्क प्लस मार्जिन। अब ये आस्क डिफर हो सकता है, ठीक है, अब ऐसा बात है, इनटू आस्क प्लस मार्जिन, यही बनता। सर देख रहे हैं मार्जिन यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, ये अलग हो सकता, मान लो ये एक्स होता, ये वाई होता, पर मार्जिन तो कॉमन था, कॉमन था ना। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला करने के बाद भी मार्जिन जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्जिन जोड़ना ही तो था, तो पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद मार्जिन दोनों के ऊपर जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्जिन बाद में जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही डिवाइड वाला केस आ जाता है, मैंने आस्क बाय बिड या बिड बाय आस्क, तो यहां पे मार्जिन पहले ही करना पड़ेगा, बाद में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम। तो सर हम लोग क्या करें? तो हम लोग एक ही रखेंगे, मार्जिन पहले ही एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, मार्जिन पहले ही एडजस्ट कर लेंगे फिर करेंगे। अभी जो 5 पैसा लिखा इसको क्या करें सर? 5 पैसा को क्या करें? तो हमको मालूम है कि इस वाले केस में जो सेकंड केस था उसमें तो इंटर बैंक रेट ही कस्टमर रेट है, उसमें कुछ नहीं करना है।
पर इसमें हमको सर चेंज करना होगा। ये था क्या, आस्क रेट था सर, मार्जिन ऐड करना है कितना, 5 पैसा। कैसे ऐड करें, नहीं समझ में आ रहा है ना। देखो अपने बुक में कैसे 5 पैसा ऐड किया है। जब भी 5 पैसा लिखा हो ना तो मार्जिन कैसे ऐड करोगे बताओ। अच्छा, ये मार्जिन यहाँ भी लास्ट में ऐड किया है, एक बार लास्ट ही में ऐड किया है, ठीक है, हम भी यही फॉलो कर लेते हैं। ऐसे वो तो लास्ट में करना नहीं चाहिए था इसको। जब 5 पैसा लिखा है सिर्फ रुपये वाले में ही मार्जिन का इम्पैक्ट आएगा, इसमें थोड़े आएगा। देखो ऐसा काहे कर दिया है सर। हाँ, अपना 5 पैसा जोड़ना है, कैसे जोड़े सर, समझ में नहीं आ रहा। क्या किया था उसने, ध्यान है क्या किया था उसने, ऐसा लेकिन किया काहे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो उसने कहा 5 पैसा मार्जिन, कुछ नहीं, 5 पैसा जोड़ दो खाली, 5 पैसा जोड़ दो, आंसर कितना आएगा सर। ₹49.51 था, 49.51 था ना, हाँ 56 हो जाएगा, 49.56 पर डॉलर। अब करना क्या था, फॉर्मूला में पुट, उसमें था क्या, 49.56 डिवाइड बाई 1.7154, ठीक है। कुछ गलती किया किताब ने, ध्यान रखना, होना यही चाहिए था। सर ₹28.8912 पर सिंगापुर डॉलर, ठीक है, 28.8912। कोई दिक्कत, इसने क्या किया है 28.9121, ठीक है, 9121, हमने कहा 28.8912, और सही वही है, ये तरीका सही नहीं है। अगर पैसा बोला है तो इसका मतलब वो इससे कोई मतलब ही नहीं है इस वाले कोट में, तो पैसा का पैसा जैसे अगर बोलता परसेंटेज तो मतलब होता, ठीक है। मार्जिन बाद में ऐड करना लेस करना अलग चीज, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन जब वो मार्जिन पैसा में बोला तो इस पे इम्पैक्ट डालेगा, इस वाले कोट पे उसका इम्पैक्ट ही कहां से आएगा, यहां तो कोई रुपया है क्या, और वो कोट में लास्ट में जोड़ रहा है, ठीक है। तो खैर इसका ही बात समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है कि तुम इसको और इसको डिवाइड कर लिया ना, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर लिया। अब कहा कि रोट में देखो रुपया बन आ गया, जब रुपया आ गया तो मार्जिन यहाँ पे जोड़ो, इसका ये कहना है। तो एग्जाम में हम लोग ये फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन नहीं था, डिवाइड वाला क्वेश्चन नहीं था, मतलब कि मार्जिन परसेंटेज में नहीं था। अगर मार्जिन परसेंटेज में होगा तो हम लोग पहले ही निकाल लेंगे, परसेंटेज परसेंटेज जोड़ना घटाना जो भी करना है पहले ही कर लेंगे, इजी के लिए, कि हम लोग को वही याद रखना है, ये नहीं कि लास्ट में करने वाला, ठीक है। और कंफ्यूज भी होता है, लेकिन ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये क्या किया कि पहले ये कर लो, फिर डिवाइड करके ये निकाल लो, ताकि अब यहाँ पे रुपया आ गया, रुपया आ गया, ठीक है। लिखा उल्टा है, ध्यान रखना, लिखना चाह रहा था रुपी सिंगापुर डॉलर, सब कुछ उल्टे लिखेगा, लेकिन एग्जाम में लोग सीधा लिखेंगे। यहाँ पे देखो रुपी पर डॉलर, हम लोग सीधा लिख सकते हैं, हम लोग सीधा लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है एग्जाम में, हम लोग को सीधा लिखेंगे, ठीक है। ये आंसर भी उल्टा में लिख रहा है सारे कोड को, हम लोग सीधा में कोड को लिखेंगे, ध्यान रखना। ऐसा करने के बाद इसने एक्सचेंज मार्जिन में जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका कहना ये है क्योंकि यहां से पहले यहां डिवाइड कर लो, अब ये कोट बन गया, अब मार्जिन जोड़ो, ठीक है। तो इसका पॉइंट भी सही है कहना, लेकिन हमारे हिसाब से जब पैसा का बात किया ना, कि कोट तो हमने बनाया है ना, कि कोट तो हमने बनाई, कोट तो था नहीं अवेलेबल, मार्जिन यही ऐड होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जब ये वाला कोड था इंडिया में अवेलेबल, ये वाला कोड तो कुछ और ही था, दूसरा करेंसी का था, समझ गए, ठीक है। जैसे बुक में दिया वैसे ही करना है एग्जाम में, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि लास्टली जब रुपी पर ये कोट करने जा रहा है ना बैंक, तो मार्जिन अब ऐड करो, ठीक है, क्या कर सकते, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई सवाल हो तो पूछ लो, कुछ देर रुकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं ना हुए हो।
अपने क्वेश्चन में लिख देते हैं, अगर परसेंटेज में मार्जिन दिया है तो हिसाब यहीं पे कर लेना, हर कोट के लिए हिसाब कर लेने का वहीं पे। उसके बाद अपना आस्क बाय बिड है कि आस्क इनटू आस्क है, जो भी है करने का। ये नहीं करना कि कोट में मल्टीप्लाई करने के बाद मार्जिन ऐड लेस कर रहे हैं, ये काम मत करना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, समझे। कभी कभी क्या होगा, अपना कोट बना लोगे, मान लो आस्क बाय बिड बना था कोट, आंसर निकाल के फिर मार्जिन जोड़ोगे, गलती होने का चांस है। इसलिए क्योंकि वो मालूम है कि आस्क में मार्जिन ऐड होगा, बिड में मार्जिन माइनस होगा, तो हम पहले ही कर लेंगे ना, यहीं पे मार्जिन माइनस कर देंगे, इसी में मार्जिन ऐड कर देंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, जो भी करना हो केस अपना। दूसरा वाला केस जब सेम केस था कि आस्क प्लस मार्जिन जो मल्टीप्लाई था, उस वाले केस में भी ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ देर रुका जाए, थोड़ा डिले जाएगा तुमको, ठीक है, वॉइस। तो जब वॉइस खत्म होगा तो हम लोग 10 मिनट 5 मिनट वेट कर लेंगे, कोई सवाल हो पूछ लेना, ये समझ में आ गया हो तो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जा करके वहाँ ऐड हो सकते हो। कब लाइव आएगा नहीं लाइव आएगा वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। और लग रहा है कोई सवाल नहीं है, तो यहीं पे ख़त्म किया जाए आज, क्या कल हम लोग आगे देखेंगे।
चलिए गुड नाइट।